नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के इस रिवीजन सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का 14th जेपीसी एंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम का जो डेट है निर्धारित है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर परीक्षा योद्धा जो PYQ है बुक, उसको यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और इस क्रम में हमारा ये 5वां सेशन है। अगर आपने पिछले 5 वीडियो को नहीं देखा है जिसमें कि मैंने झारखंड इकोनॉमी एंड झारखंड पॉलिटी कवर करवाया है, तो उसको आप देख सकते हैं। कम समय में जो है बिना भटकाव के आपका एक ब्रीफ रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? तो झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार ने कुल 16 नीतियां बनाई है। कितनी? कुल 16 नीतियां बनाई है। इसका व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित के लिए 16 नीतियां बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री और भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया गया है? तो झारखंड में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कि कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर बांटा गया है। 8। तो आपका आंसर होगा 8। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसका व्याख्या। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य के 8 बृहद क्षेत्रों में खनिज संपदा की प्राप्ति तथा औद्योगिकरण के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, यहाँ पर जो 8 क्षेत्र बांटे गए हैं, 8 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से हमको कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे बात करते हैं हम लोग पलामू गढ़वा क्षेत्र की, तो पलामू गढ़वा क्षेत्र यहाँ से हमको लौह अयस्क निक्षेप मिलता है। ठीक है, लौह अयस्क जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पढ़ते हैं। ठीक, तो हेमेटाइट तो हमको मिल जाता है सिंहभूम वाले रेंज से, पश्चिमी सिंहभूम से 90%, और जो बचा खुचा है वो हमको पूर्वी सिंहभूम में, पलामू में, ये सब जगह मिलता है। तो पलामू गढ़वा क्षेत्र से हमको लौह अयस्क निक्षेप, डोलोमाइट, कोयला, ग्रेफाइट, चाइना क्ले, ग्रेनाइट, ये सब जो कच्चा माल के लिए हमको मिलता है सामग्री, वो इस क्षेत्र से मिलता है। पहला क्षेत्र हम लोगों का हो गया पलामू गढ़वा क्षेत्र। अब जो दूसरा क्षेत्र है लोहरदगा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र। तो ये लोहरदगा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ से हमको बॉक्साइट भंडार के कच्चे सामग्री मिलते हैं। तो बॉक्साइट भंडार पर आधारित एल्यूमिनियम उद्योग और ऊर्जा इकाई, ये आपका लोहरदगा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, मूरी में जो एल्यूमिनियम प्लांट है, उसको जो कच्चे माल की प्राप्ति होती है यही लोहरदगा से होती है। जो बॉक्साइट मिलता है तो यही से मिलता है। अगला देखिए, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र अवरक आधारित उद्योग, ऊर्जा, सीमेंट, ग्लास, इस्पात, धातु, टेलीकॉम, संचार, ये सब जो भी यहाँ इन सब चीज़ से रिलेटेड जो कच्चा सामग्री है वो कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र से मिलता है। फिर रांची औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो रांची औद्योगिक क्षेत्र क्यों फेमस है? तो यहाँ पर हमको मध्यम तथा बृहत उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है ये। फिर धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र कोयला और इस्पात, कोयला आधारित ऊर्जा इकाई है। फिर सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र जमशेदपुर और आदित्यपुर वाला जो इलाका है, कोल्हान प्रमंडल लौह एवं इस्पात, ऑटो अवयव, सीमेंट, यूरेनियम, कॉपर और सोना अयस्क, सूचना प्रौद्योगिकी, वन उत्पाद, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, ये सब जो रिलेटेड है ये सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र से है। फिर आपका घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो कॉपर और वन आधारित उद्योग ये हमको कहाँ से मिलता है? घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से। फिर देवघर, जसीडीह और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो ऑयल मिल्स, ग्लास, स्टील, एरोमेटिक, मेडिसिन, कोयला आधारित ऊर्जा इकाई, सिल्क, कपड़ा उद्योग, ये सब हमको देवघर, जसीडीह, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन से कच्चे सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर बात की गई है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र। तो आपको पता होगा जो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र है ये तांबा के लिए जाना जाता है। जो पूर्वी सिंहभूम वाला रीजन है, मूसाबनी, धोबनी, सुरदा, ये सब जो माइंस है आपका तांबा के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा और वन आधारित उद्योग के लिए घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जाना जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या यहाँ पर देखते हैं।
झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 की सफलताओं की बुनियाद पर झारखंड औद्योगिक नीति 2012 की घोषणा की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य, यानी जो झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 है, झारखंड औद्योगिक नीति 2012, इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? तो बृहत उद्योग तथा सूक्ष्म और लघु उद्योग के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना। जो बृहत उद्योग हैं और सूक्ष्म और लघु, इनके बीच बेहतर सामंजस्य हो, संबंध हो, वो स्थापित करना इसका मेन पर्पस था। इस नीति में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में कम से कम 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का प्रावधान रखा गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012, इसमें औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में कम से कम कितना भूमि अधिग्रहित करने का प्रावधान रखा गया? तो 1000 एकड़ भूमि, अधिक कम से कम 1000, ज़्यादा आप कर सकते हैं लेकिन कम से कम कितना? 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का प्रावधान रखा गया, जिसका 40% सूक्ष्म तथा लघु उद्योग के लिए आरक्षित रहना था। यहाँ पर सबसे मेन बात क्या कहा गया कि देखिए, यहाँ पर जो 40% लैंड रिजर्व रहेगा, जो 1000 एकड़ कम से कम जो भूमि आरक्षित रखने का प्रावधान है, तो यहाँ पर एक बात कहा गया कि 40% जो भूमि है वो रिजर्व रखा जाएगा। क्यों? तो जो सूक्ष्म तथा लघु उद्योग है उनके लिए रिजर्व रहना था। 1000 में से 40% किसके लिए रिजर्व रहना था भूमि? तो सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए। किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012। तो इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इस नीति के मुताबिक तांबा खनिज भंडार और वन आधारित उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। 2012 के अनुसार तांबा खनिज एवं भंडार वन आधारित उद्योग किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड औद्योगिक नीति 2010 में कितना औद्योगिक क्षेत्र टाउनशिप सुविधा प्रदान करने के लिए चिन्हित किया जाएगा? तो यहाँ पर 10% या अधिकतम 25 एकड़। 2010 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था उसमें कितना औद्योगिक क्षेत्र टाउनशिप सुविधा प्रदान करने के लिए चिन्हित किया जाएगा? तो 10%, ठीक है, 10% या अधिकतम मैक्सिमम 25 एकड़, ठीक है, मैक्सिमम 25 एकड़। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कि 10 एकड़ भूमि है, ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, अगर 10 एकड़ भूमि है तो 10 एकड़ भूमि है तो इसका आपको 10% जो है ना, इसका 10% आपको टाउनशिप सुविधा करने के लिए चिन्हित करना है, ठीक है। लेकिन वहीं आपको मान लीजिए 1000 एकड़ भूमि है, 1000 एकड़ भूमि है तो उसमें आप 10% वाला कानून नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 10% वाला कानून लगाएंगे तो 25 एकड़ से टप जाएगा फिर, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है, इसका मैक्सिमम कितना रहेगा? 25 एकड़, 25 एकड़ से ज़्यादा नहीं, ठीक है, 25 एकड़ और परसेंटेज में 10। चलिए, झारखंड औद्योगिक नीति 2010 में 10% या अधिकतम 25 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र टाउनशिप सुविधा प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया था। अब हम लोग आते हैं खेल नीति। झारखंड राज्य में सरकार की राज्य खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो झारखंड राज्य में सरकार की राज्य खेल नीति है वो लागू की जाती है साझा के द्वारा, SAJHA साझा, ठीक है। अभी जो प्राधिकरण है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है कि साझा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखेगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड। साझा का फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड। तो साझा द्वारा झारखंड सरकार की खेल नीति लागू की जाती है। झारखंड सरकार की खेल नीति किस अथॉरिटी के द्वारा, किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो साझा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना। साझा का पर्पस क्या है? खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना। यह झारखंड सरकार और भारत सरकार की खेल नीतियों के अनुसार राज्य में खेल को बढ़ावा देने और उनके मानक में सुधार के लिए योजना बनाता है, ठीक है। यानी कि कैसे खेल की गतिविधियों को बढ़ाएं, कैसे विकसित करें, उसके लिए योजना बनाता है साझा, और उन्हें लागू करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड खेल नीति 2022 कब लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई 13 सितंबर 2022। कब? 13 सितंबर 2022। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, हेमंत सोरेन ने 13 सितंबर 2022 को झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। नई खेल नीति लॉन्च के लिए लागू होगी। नई खेल नीति 5 साल के लिए लागू होगी। जो ये आपका खेल नीति 2022 है, ये कितने साल के लिए लागू होगी? 5 साल के लिए, याद रखिए 5 साल, ठीक है।
नई नीति में खिलाड़ियों को 6,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपये तक का मासिक पेंशन और खेल प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपये तक की सम्मान राशि का प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है वो यहाँ पर ध्यान रखिए। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका स्पोर्ट पॉलिसी 2022 है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि ये कितना साल तक लागू होगी। तो याद रखिए ये 5 साल तक लागू होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है इससे रिलेटेड, दूसरा पॉइंट याद रखिए, जो भी नए इस नीति के तहत जो भी खिलाड़ी होंगे उनको 6,000 रुपये तक का छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो यहाँ पर 6,000 रुपया याद रखिए, ठीक है। नई खेल नीति जो 2022 की खेल नीति है, इसके तहत खिलाड़ियों को कितना छात्रवृत्ति मिलेगा, 6,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगा। और जो पूर्व खिलाड़ी हैं, तीसरा पॉइंट याद रखिए, जो पूर्व खिलाड़ी हैं, ठीक है, पूर्व खिलाड़ी हैं तो उनके लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। उनके लिए जो है उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो मासिक पेंशन वो कितना होगा, 10,000, ठीक है। और तीसरा आपको क्या याद रखना है, चौथा आपको याद रखना है कि इस खेल नीति के तहत 2022 की जो खेल नीति है, इसके तहत जो भी प्रशिक्षक होंगे प्रशिक्षक को सम्मान राशि के रूप में 10 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बना आपका झारखंड खेल नीति 2022 के तहत। पहला पॉइंट याद रखिए, इसको लागू कब किया गया, यानी लॉन्च कब किया गया। तो लॉन्च किया गया आपका 13 सितंबर 2022। कब, 13 सितंबर 2022 लॉन्च किया गया। कितने साल के लिए लागू होगी, 5 साल के लिए लागू होगी, ठीक है। फिर जो भी खिलाड़ी होंगे, नई नीति में खिलाड़ियों को कितना रुपए तक छात्रवृत्ति अगर पूछेगा, छात्रवृत्ति 6,000, ठीक है। जो पूर्व के खिलाड़ी होंगे तो पूर्व की खिलाड़ी को पेंशन देने का प्रावधान है, और पेंशन कितना, 10,000, पेंशन कितना, 10,000, पेंशन 10,000। और जो प्रशिक्षक होंगे इस नीति के तहत प्रशिक्षकों को एक सम्मान राशि दिया जाएगा, 10 लाख रुपया। क्लियर हो गया होगा। तो इन चारों पॉइंट एकदम छाप लीजिए अपने दिमाग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर खेल नीति से प्रश्न बनाता है तो इस प्रकार से आपको चीज़ें याद रखनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम एक वर्ष में कितनी बार, तो 2 बार, एक वर्ष में कम से कम 2 बार। तो 2008 का जो पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति है, इसके अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की जो बैठक होगी वो कम से कम वर्ष में 2 बार होगी। कम से कम वर्ष में कितनी बार होगी, 2 बार होगी। तो बी सही उत्तर है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 का जो प्रकाशन झारखंड सरकार के गजट में 25 जुलाई 2008 को किया गया, ठीक है। जो 2008 का पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति है, इसको गजट में कब प्रकाशित किया गया, तो 25 जुलाई 2008 को प्रकाशित किया गया। यह नीति कुल 9 अध्याय में विभाजित है। ये नीति कितने अध्याय में विभाजित है, तो यह नीति 9 अध्याय में विभाजित है। इस नीति के तहत राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2008 का पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति है, इसमें कहा गया कि राज्य स्तर पे जो है ना, मुख्यमंत्री के लीडरशिप में, मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक परिषद होगी। तो यहाँ से प्रश्न यहीं से बना देगा आपको कि 2008 के पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति में जो राज्य स्तर पर जो परिषद होगी वो किसके अध्यक्षता में होगी, तो याद रखना है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। फिर पूछेगा कि जो 2008 का पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति है, इसमें कुल कितने अध्याय हैं, कितने अध्याय में इसको बांटा गया है, इस नीति को 9 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 9। जैसे कि अभी अपना पेशा नियमावली जो लागू हुआ है 2 जनवरी 2026 को जो पेशा नियमावली अधिसूचित किया गया, उसमें कितने अध्याय हैं बता सकते हैं, तो उसमें आपका 17 अध्याय है, ठीक। तो ये आप याद रखें। और इस 2008 के पुनर्स्थापन पुनर्वास में कितने अध्याय थे, तो 9 अध्याय थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के क्रियान्वयन के संबंध में परामर्श, समीक्षा और अनुसरण का कार्य करेगा, ठीक है। परिषद में संबंधित विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, संबंधित विभाग के सचिव होंगे। इस परिषद में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में रखा जा सकता है। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना और पुनर्वास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जाएगी।
तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? तो इसमें पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पहला पॉइंट कि जो पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति 2008 है, इसको गजट में प्रकाशित कब किया गया? तो 25 जुलाई 2008, पहला पॉइंट नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि इस 2008 के पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति में कितने अध्याय हैं? तो 9 अध्याय हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, राज्य स्तर पर जो परिषद बनेगा, ठीक है, राज्य स्तर पर जो परिषद बनेगा जो कि परामर्श, समीक्षा, अनुश्रवण का कार्य करेगा, वो किसकी अध्यक्षता में बनेगा? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगा, तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। फिर परिषद में जो संबंधित लोग आएंगे वो कौन कौन से लोग होंगे? तो विभाग के मंत्री होंगे, पहला। कौन कौन होंगे? विभाग के मंत्री होंगे, राज्य के मुख्य सचिव होंगे, संबंधित विभाग के सचिव होंगे, और राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में रखा जा सकता है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि मतलब होंगे ही, रखा जा सकता है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर याद रखें। 25 जुलाई 2008 को इसको गजट में प्रकाशित किया गया, कुल 9 अध्याय में बांटा गया, और यहाँ पर राज्य स्तर पर जो परिषद बनेगी, जो परामर्श, समीक्षा और अनुश्रवण का कार्य करेगी, वो किसकी अध्यक्षता में होगा? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा। और परिषद में संबंधित व्यक्ति कौन कौन होंगे? तो विभाग के मंत्री होंगे, राज्य के मुख्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो परिषद बनाई जाएगी उसमें कौन कौन होंगे? तो विभाग के मंत्री होंगे, राज्य के मुख्य सचिव होंगे, संबंधित विभाग के सचिव होंगे, ये सब होंगे। और एक रखा गया है क्या कि राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में, सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं, सदस्य के रूप में, ठीक है। जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को किस रूप में? तो सदस्य के रूप में रखा जाएगा। मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बनता है, थोड़ा सा ही अगर उलटफेर किया अगर स्टेटमेंट में थोड़े से शब्द को अगर बदला तो आपका गलत हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको गौर से, ध्यान से देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी शामिल है। यानी क्या क्या शामिल है? तो देखिए, केवल परियोजना के उद्देश्य से भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, ठीक है, सही है, ठीक है। 2008 का जो ये नीति आया था तो उसमें कहा गया कि केवल परियोजना के उद्देश्य से और कोई पर्पज़ से नहीं। मान लीजिए कोई अगर अमीर, कोई अधिकारी, कोई करप्टेड अधिकारी है, वो चाह रहा है कि योजना का हवाला दे के ऐसे वैसे ज़मीन हड़प ले, तो वो सिस्टम यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर केवल परियोजना के उद्देश्य से भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का, ऐसा नहीं कि हमको काम है 5 कट्ठा का और हम अधिग्रहण कर लिए 20 कट्ठा, वैसा नहीं करना है। न्यूनतम क्षेत्र का यहाँ पर अधिग्रहण किया जाना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक संभव हो बंजर भूमि, यानी कि जिस भूमि पर खेती ना हो, ऐसे पड़ा हुआ हो, कोई किसी जनता के काम ना आता हो, तो जहाँ तक संभव हो बंजर भूमि, कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि, ठीक है, कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि या गैर सिंचित भूमि पर परियोजना स्थापित की जा सकती है। तीसरा क्या बोल रहा है? जहाँ तक संभव हो SC एवं ST समूह की भूमि या फिर बहुफसली भूमि और सिंचित भूमि का इस्तेमाल यथासंभव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए, यहाँ पर इसका व्याख्या आपका दिया हुआ है, तो सारा चीज़ तो हमको समझ में आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी, जिनके लिए यह नीति लागू होती है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इस समिति का अध्यक्ष होगा विकास आयुक्त। देखिए यहाँ पर कितना डीप में जाके आपको प्रश्न और कितना कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको राज्य स्तर पे जो परिषद बताया, परिषद के बारे में अगर पूछता कि राज्य स्तर पर जो निगरानी करने के लिए या फिर परामर्श के लिए अगर परिषद बनेगा तो परिषद किसकी अध्यक्षता में बनेगा? मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ पर परिषद नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि झारखंड पुनर्वास नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए, ठीक है, राज्य स्तरीय निगरानी समिति। यहाँ पर परिषद नहीं पूछ के, अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और आप मुख्यमंत्री मार देते, अरे साला वहाँ तो पढ़े थे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए समिति पूछा है, परिषद नहीं। अगर परिषद पूछता तो मुख्यमंत्री आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति पूछा है, तो समिति पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास आयुक्त। समिति की अध्यक्षता कौन करेगा?
तो विकास आयुक्त। वहीं अगर परिषद पूछ देता कि राज्य स्तरीय परिषद की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो मुख्यमंत्री करेंगे। परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसे रिलेट करके पढ़िए, तुलना करके पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रह सकें। यहाँ पर व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड पुनर्वास नीति 2008 के अध्याय 9 में निगरानी तंत्र के प्रावधान का वर्णन है। जब इसका आप पढ़िएगा, जब इसका आप अध्याय को ध्यान से देखिएगा, तो वहाँ पर आपको निगरानी तंत्र की जो चर्चा की गई है वो अध्याय 9 में की गई है। टोटल 9 अध्याय है और सबसे जो अंतिम अध्याय है उसी में आपका निगरानी तंत्र का बात किया गया है, जिसके अनुसार राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का गठन। देखिए यहाँ पर फिर से आया ना, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का गठन होगा। परिषद होगा तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। इसका मुख्य कार्य पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के क्रियान्वयन के संबंध में परामर्श, समीक्षा और अनुश्रवण करता है। फिर SLCRR, स्टेट लेवल कमेटी ऑन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिएशन की साल में कम से कम 2 बार बैठक होगी। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति, जो राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति है, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है, वो किसके अध्यक्षता में होगा? विकास आयुक्त की अध्यक्षता में। और जो आपका राज्य स्तरीय परिषद होगा, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद होगा, वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल है एक व्यक्ति और उसका जीवन साथी। हाँ, सही है। उसके अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियाँ, ये भी सही है। उसका अविवाहित भाई और अविवाहित बहन, ये भी शामिल है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो नीति आई थी 2008 में, इसके अनुसार परिवार में कौन कौन शामिल होगा, तो उसके जीवन साथी, अविवाहित बेटा, अविवाहित बेटी, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन, ये सब परिवार में शामिल होंगे। यहाँ पर व्याख्या देखिए, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार से तात्पर्य एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसका पति, अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ, अविवाहित भाई, अविवाहित बहनें शामिल हैं। इसमें एकल परिवार के अंतर्गत एक व्यक्ति, उसकी पत्नी या उसका पति, अगर महिला है तो आवश्यक बच्चे शामिल हैं। पृथक परिवार के तहत 30 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुष या महिला, शारीरिक या मानसिक रूप से 40% से अधिक अपंग व्यक्ति, नाबालिग, अनाथ जिसने माता पिता दोनों खो दिया हो, या विधवा। यहाँ पे एक बार इसको फिर से देखिए, यहाँ पे कह क्या रहा है, पृथक परिवार के तहत, यानी कि एक अलग परिवार के तहत कौन कौन आएंगे, तो पृथक परिवार के तहत 30 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुष पृथक परिवार में गिने जाएंगे। 30 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुष या महिला, वो पृथक परिवार में, अलग परिवार में आएंगे। शारीरिक या मानसिक रूप से 40% से अधिक अपंग व्यक्ति, वो पृथक परिवार के अंतर्गत आएंगे। नाबालिग, अनाथ जिसने माता पिता दोनों खो दिया है, या विधवा, वो भी पृथक परिवार में आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। झारखंड पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति 2008 की कौन सी धारा बताती है कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक एक बेसलाइन सर्वेक्षण और जनगणना कराएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होता जाएगा, 6.3। ठीक है, 6.3। अध्याय 6 जब आप पढ़िएगा तो अध्याय 6 में ये कहा गया है, अध्याय 6 में कहा गया है कि बेसलाइन सर्वेक्षण और जनगणना करने की बात। ठीक है, अध्याय 6 जब आप देखिएगा तो उसमें बेसलाइन सर्वेक्षण और जनगणना और योजना के बारे में कहा गया है, योजना के बारे में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, नीति 2008 की धारा 6.3 के अनुसार इस नीति के अंतर्गत घोषणा किए जाने पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक प्रभावित होने वाले व्यक्तियों तथा परिवारों की पहचान करने के लिए आधारमूलक सर्वेक्षण और गणना आयोजित करेगा। ठीक है, तो जब आप 2008 के नीति को आप देखिएगा, उसमें अध्याय को ग्रहण करिएगा, तो उसमें जो अध्याय 6 है आपका, अध्याय 6 में बात की गई है योजना में, और उस योजना वाले अध्याय को जब आप देखिएगा तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति 2008 SIA को किस प्रकार परिभाषित करता है? तो SIA, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है यहाँ पर, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट व्याख्या यहाँ पर दिया गया है,
झारखंड पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति 2008 में SIA का पूर्ण रूप सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, हिंदी में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत उन सभी मामलों में अनिवार्य होगी। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, एक सेकेंड, तो क्या है यहाँ पर, तो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति उन सभी मामलों में अनिवार्य होगी जिनमें सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या उससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है, ठीक है, तथा संबंधित पक्षों द्वारा SIA की स्वीकृति में निर्धारित की गई शर्तों का विधिवत रूप से पालन किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के पूर्व अधियाची निकाय को इस पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के प्रावधान का विधिवत रूप से पालन करने की लिखित रूप से वचनबद्धता प्रमाण पत्र देना है। तो यहाँ पर SIA किस स्थिति में होगा, अगर कहीं पे किसी का विस्थापन हो रहा है तो SIA किस स्थिति में होगा, तो किसी भी क्षेत्र में 100 या उससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन अगर हो रहा है तो वहाँ पर SIA सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए जो 2008 की ये नीति है, इस नीति में किस अध्याय में SIA की चर्चा है, तो ध्यान रखिए अध्याय 4, ठीक है। जब आप 2008 पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति पढ़िएगा तो उसमें अध्याय 4 में लिखा हुआ है सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के बारे में, परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, इसकी चर्चा इस नीति के अध्याय 4 में की गई है, ठीक है। फिर वो इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया उसको याद रखिएगा, उसकी चर्चा अध्याय 6 में थी, योजना करके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये जो पहला है और पहला जो हमारा है ये गलत है क्योंकि इसकी घोषणा 2008 में हुई थी, ठीक है। तो ये पहला हमारा स्टेटमेंट गलत है। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना है? नहीं, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर बोल रहा है कौन सही है, सॉरी यहाँ पर सभी सही हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति को लेकर के ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है, सभी सही हैं, 1 2 3 4 सभी सही हैं। यानी कि जो प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति है, प्रत्यार्पण पुनर्वास नीति, इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी, ठीक है। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है। फिर प्रत्यार्पण पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होगा, ऐसा नहीं कि जोर ज़बरदस्ती प्रेशर दे करके आप किसी का प्रत्यार्पण करवाइए, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड में प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति की घोषणा 2009 में की गई थी, सही है। इस नीति का उद्देश्य वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित करना तथा प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। यह योजना केवल उन्हीं उग्रवादियों पर लागू होगी जिन्हें उग्रवादी संगठन के दस्ते या सदस्य या उसके ऊपर के पद धारक के रूप में विशेष शाखा द्वारा पहचान की गई हो, ठीक है। इसके तहत प्रत्यार्पण पूर्ण रूप से स्वैच्छिक तथा बिना किसी दबाव या उग्रवादी संगठन की प्रेरणा से होना आवश्यक है। पुनर्वास अनुदान 2,50,000 रुपया होगा। इस नीति के तहत जो प्रत्यार्पण पुनर्वास नीति 2009 है, इसके तहत जो पुनर्वास अनुदान होगा वो कितना होगा? 2.5 लाख रुपया होगा, जिसमें 50,000 रुपया का भुगतान प्रत्यार्पण के उपरांत किया जाएगा। जैसे ही कोई प्रत्यार्पण करता है, सरेंडर करता है, तो उसको कितना मिलेगा? 50,000 तथा शेष यानी कि जो बाकी 2 लाख रुपया बचेगा, इस भुगतान को 2 बराबर रुपए का भुगतान 2 बराबर किस्तों में होगा, ठीक है। पहले जैसे ही प्रत्यार्पण होगा तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा और फिर बाकी 2 लाख रुपया इसका भुगतान 2 बराबर किस्तों में, कितने? तो 2 बराबर किस्तों में, 2 बराबर किस्तों में होगा, जिसकी पहली किस्त
1 वर्ष बाद, प्रत्यार्पण के 1 वर्ष बाद, दूसरी किस्त 2 वर्ष बाद विशेष शाखा द्वारा उनकी गतिविधियों की छानबीन के पश्चात दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिए। फिर चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना मिलकर बनती है। तो याद रखिए, एक व्यक्ति से। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना किससे मिलकर? केवल एक व्यक्ति से मिलकर बनती है। उस प्राधिकरण की जो संरचना है केवल एक व्यक्ति से मिलकर बनती है। व्याख्या देख सकते हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। संक्षेप में भूमि अधिकार ग्रहण कानून 2013 26 सितंबर 2013 को अधिनियमित किया गया। इस कानून का मकसद उन जमीन मालिकों को उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करना है जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। यह कानून भूमि अधिग्रहण के कारण लोगों के अनैच्छिक विस्थापन को कम करने की कोशिश करता है। इस अधिनियम के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण स्थापित करता है, ठीक है, जिसकी संरचना एक व्यक्ति से मिलकर बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2013 में अस्तित्व में आया। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2013 में अस्तित्व में आया। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? तो कोई भी सिविल न्यायालय नहीं, यानी कि किसी को सिविल न्यायालय का यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होगा। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार किसी भी सिविल न्यायालय को नहीं है। जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 है, इसके तहत कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवाद जो होगा तो उसमें निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार किसी सिविल न्यायालय को नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से किस धारा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन है? तो धारा 41। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार किस धारा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन है? तो धारा 41। इसको पूरा एकदम थोड़ा सा एकदम रट चाहिए धारा 41 को। धारा 41 में क्या है? तो धारा 41 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन है। जो आपका भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 है, इसकी धारा 41 में किसकी चर्चा है? SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के धारा 41 में किसकी चर्चा है? तो SC/ST के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है। व्याख्या देखिए, विस्थापन के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 41 और 42 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं जो उनके हितों की रक्षा करते हैं। धारा 41 क्लाउज 1 के अनुसार जहां तक संभव हो अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। धारा 41(2) के अनुसार जहां ऐसा अधिग्रहण होता भी है तो उसे केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाएगा, ठीक है। धारा 41 का क्लाउज 3 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि के अधिग्रहण या परिवर्तन के मामले में ऐसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के सभी मामले में जिसमें आवश्यकता के मामले में अधिग्रहण भी शामिल है, इस अधिनियम या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त राज्य अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने से पूर्व संबंधित ग्राम सभा या पंचायतों या संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में उपयुक्त स्तर पर स्वायत्त जिला परिषद की पूर्व सहमति से प्राप्त की जाएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं जल नीति। झारखंड राज्य जल नीति डैश में अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया झारखंड राज्य जल नीति? तो याद रखिए 2011, ठीक है। झारखंड राज्य जल नीति कब अस्तित्व में आया? 2011 में। झारखंड राज्य जल नीति कब अस्तित्व में आया? 2011 में। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड राज्य जल नीति 2011 में अस्तित्व में आया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य
के जल संसाधनों के सतत विकास और इष्टतम उपयोग और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। अर्थात यह नीति संस्था की अनुकूलतम क्षमताओं को संबोधित करता है। यह नीति पानी की उचित योजना, विचारशील उपयोग और टिकाऊ प्रबंधन का आह्वान करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य जल नीति 2011। झारखंड राज्य जल नीति 2011 को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करना। संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करना, ठीक है। क्या झारखंड राज्य जल नीति 2011 का उद्देश्य GHG उत्सर्जन को कम करना है, ग्रीन हाउस गैस? तो नहीं, ग्रीन हाउस गैस से तो जल नीति का संबंध है ही नहीं। क्या जल नीति 2011 प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो संस्था की अनुकूलन क्षमता को संबोधित करता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं खनन नीति। अगला हमारा है खनन नीति। तो झारखंड मिनरल पॉलिसी के तहत खनन और खनिज क्षेत्र की गलत धारा कौन सी है? तो गलत धारा पूछ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर है। गलत धारा आपका खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। खनन गतिविधि में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें, ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। बाकी बात तीन जो यहाँ पर दिए हुए हैं, तीन ऑप्शंस ये सही है। पहला देखिए, प्रक्रिया को सरल बनाएं, ठीक। खनन और खनिज क्षेत्र में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कहा गया है। और खनन पट्टों को त्वरित मंजूरी दीजिए, ठीक है, त्वरित मंजूरी दीजिए। फिर सी नंबर क्यों सही है? इसमें कहा जा रहा है खनन गतिविधियों को आसान बनाने के लिए कुछ राहत प्रदान करें, सही बात है। फिर है विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करें। इसमें खनन और खनिज क्षेत्र में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। इसका यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या देखिए, झारखंड खनन नीति मिनरल पॉलिसी का उद्देश्य खनिज संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है, विशाल खनिज क्षमता का विकास करना, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राजस्व उत्पन्न करना, राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर को बढ़ाना। इसके तहत निम्न प्रावधान किए गए हैं। प्रक्रियाओं को सरल बनाएं, खनन पट्टे देने में तेजी लाएं, खनन गतिविधियों को आसान बनाने के लिए कुछ राहत प्रदान करें, राज्य के विभिन्न खनिजों की संसाधन सूची स्थापित करने के लिए आधुनिक अन्वेषण तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करें, SMDC के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को प्रोत्साहित करें, खनन पट्टा आवेदन परियोजनाओं रिपोर्ट को 60 दिन के भीतर निपटाए, ठीक है। जो मिनरल तो पूछेगा कि मिनरल पॉलिसी में क्या ये चर्चा है कि खनन पट्टा आवेदन और परियोजनाओं को 60 दिन के भीतर निपटाने की बात कही गई है, हाँ या नहीं? तो हाँ, 60 दिन के भीतर निपटाने की बात कही गई। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या खनन पॉलिसी में खनन पट्टा आवेदन या परियोजनाओं को 20 दिन में निपटाने की बात कही गई है? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 20 दिन नहीं, 60 दिन में। कितने दिन में? 60 दिन में निपटाने की बात कही गई है, ठीक है। इसको याद रखें। खनिज विकास सहित चयनित क्षेत्रों में OCB NRI द्वारा विदेश निवेश और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना और खनन गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। देखिए, जो झारखंड में मिनरल पॉलिसी है ना, उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको प्रोत्साहित करने की बात नहीं की गई है। उसमें किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? तो उसमें निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी को नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं, इसमें प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग निर्यात नीति देखते हैं। निर्यात नीति तो झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विचार करने के लिए करा, पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा, तो ये आपका सही है, ठीक है। फिर है वैश्विक बाज़ार में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना, ये भी सही है। अगर आप वैश्विक बाज़ार में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण वस्तु दीजिएगा तो आपको और ऑर्डर आएगा कि हाँ, पहले अगर कोई विदेश का कोई मान लीजिए ओमान है, ओमान अगर झारखंड से मान लीजिए पहले 10 लाख का सामान मंगा रहा था, अगर आपका दिखता है क्वालिटी बढ़िया है और आप थोड़ा कम में भी दे रहे हैं, सस्ता में दे रहे हैं, तो बोलेगा नहीं, इस बार हम 50 लाख का माल मंगाएंगे। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना है। हाँ, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो पूछेगा कि 2015 का जो झारखंड निर्यात नीति है, क्या इसमें कही गई है
कि इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक लाना। तो हाँ, 2% तक लाना। आपको यहाँ पर 3%, अगर आप 14 JPSC में क्वेश्चन आता है वहाँ पर 3%, 4% ऐसे पूछ सकता है। तो ये 2% कहीं लिख लीजिएगा साइड में कि यहाँ पर 2% तक पहुँचाने की बात की गई है। निर्यात में झारखंड के, भारतीय निर्यात में झारखंड के योगदान को कितने % तक पहुँचाने की बात की गई है? 2% तक। कितने % तक? 2% तक। भारतीय निर्यात में झारखंड योगदान को कितने % तक पहुँचाने की बात की गई है? तो 2% तक। किसके अनुसार? 2015 की नीति के अनुसार, 2015 की निर्यात नीति के अनुसार। और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 2015 के निर्यात नीति में ये भी कहा गया है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड, याद रखना है। ठीक है, झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की बात किस में कही गई है? तो निर्यात नीति 2015 में कही गई है। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। निर्यात नीति 2015 देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को 2019, वहाँ पर 2020 था, तो 2019-20 तक 2% तक लाने के लक्ष्य के साथ 2015 में अस्तित्व में आया। जब 2015 में ये निर्यात नीति बनी थी तो क्या टारगेट इन्होंने सेट किया था? तो इन्होंने टारगेट सेट किया था कि 2019 तक हम भारतीय निर्यात में झारखंड की हिस्सेदारी को कितना % करेंगे? 2% करेंगे। कितना % करेंगे भाई? तो 2% करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात में शीघ्र वृद्धि करने हेतु सरल, प्रभावी, सहयोगात्मक एवं उत्तरदायी व्यवस्था लागू करना, खनिज आधारित उत्पाद, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, कृषि, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ आदि पारंपरिक निर्यात को बढ़ावा देना, गुणवत्ता युक्त प्रबंधन और पर्यावरण प्रबंधन की व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार विकसित करना ताकि निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जा सके। निर्यातकों के बीच वित्तीय सहायता पहुंचाने। इन उद्देश्य की पूर्ति हेतु झारखंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एकल खिड़की व्यवस्था, मजबूत एनालिटिकल डाटा, ई गवर्नेंस, सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा शोध एवं विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयासरत है। लेकिन वो 2 पॉइंट आपको याद रखना, 2% वाला याद रखेगा और एक ये नीति कब आई? 2015 में। ये 2 चीज़ याद रखेगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और संवर्धन बोर्ड वाला पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है टेक्सटाइल परिधान और फुटवियर नीति। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का उद्देश्य समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास है। यह नीति कब बनाई गई? तो झारखंड में टेक्सटाइल परिधान नीति कब बनाई गई? झारखंड में टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति कब बनी? तो 2016 में बनी। झारखंड में जो टेक्सटाइल परिधान और फुटवियर नीति बनाई गई कब? 2016 में बनाई गई। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति 2016 में बना। झारखंड वस्त्र परिधान फुटवियर नीति कब बना? 2016 में। अच्छा, झारखंड निर्यात नीति कब बनाया गया? तो 2015 में। झारखंड निर्यात नीति 2015 में। ठीक है, ध्यान रखिए। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति कब? 2016 में। ये पॉइंट आपको एकदम दिमाग में खोस लेना है एकदम। तो नीति 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संपूर्ण झारखंड में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास है। यह नीति राज्य में कम से कम 5 लाख रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से लागू किया गया। तो पूछेगा कि एक बात बताइए, 2016 में जो फुटवियर नीति आई थी, वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति, तो इसका उद्देश्य कितना रोजगार, कितने नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना था? तो 5 लाख। कितना? 5 लाख रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने का उद्देश्य इन्होंने रखा था। इस नीति के टेक्सटाइल क्षेत्र को झारखंड में एक विशेष क्षेत्र घोषित किया गया है। तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड का भारत में पहला स्थान है। ठीक है। अच्छा, एक बात बता सकते हैं, झारखंड में तसर सिल्क के लिए जो संस्थान, तसर सिल्क संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखिए, तसर सिल्क संस्थान रांची के नगड़ी में है। नामकुम में भी कुछ है। हाँ, तो नामकुम में आपका गम के लिए जो लाख संवर्धन संस्थान है ना, वो आपका नामकुम में है। और तसर के लिए जो संस्थान है वो कहाँ पर है? नगड़ी में है। तो नगड़ी और नामकुम, ये दोनों जगह नाम याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड का भारत में पहला स्थान है। भारत के सिल्क उत्पादन में जहाँ झारखंड की हिस्सेदारी 7%, भारत के सिल्क उत्पादन में जहाँ झारखंड की हिस्सेदारी 7%, वहीं तसर सिल्क के मामले में आपको पता होगा कि जो तसर होता है, सिल्क जो होता है ना,
तो सिल्क ये 4 होता है, सिल्क के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, सिल्क के कितने प्रकार होते हैं? तो सिल्क के 4 प्रकार होते हैं, मूंगा, तसर, और मूंगा होता है, तसर होता है, और 2 होते हैं, नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा। तो उसमें जो तसर होता है ना, तो बेहतर क्वालिटी का होता है, और ख़ासकर ये झारखंड में ही मैक्सिमम आपको इसका जो प्रोडक्शन है झारखंड में होता है, तसर सिल्क। ठीक है, तो तसर सिल्क के मामले में इसका हिस्सा 40% है। झारखंड का जो तसर सिल्क है, यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड का जो तसर सिल्क है ये आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देश में निर्यात किया जाता है। इसको बढ़ावा देने के लिए झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में झारक्राफ्ट बोलते हैं, इसका गठन 2006 में किया गया। ठीक है, यानी कि तसर सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए झारखंड में कौन सी संस्था काम कर रही है? झारक्राफ्ट, जिसका गठन 2006 में किया गया। ठीक, तो इसको याद रखिए। यहाँ पर आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है? तो देखिए, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, भारत में जितना सिल्क उत्पादन होता है तो पूरे सिल्क प्रोडक्शन का कितना % झारखंड मतलब कि उत्पादित करता है? तो पूरे भारत में 7%, पूरे भारत का 7% सिल्क अकेले झारखंड से आता है। वहीं अगर इसमें टाइप अगर बांट देगा कि बताइए, सिल्क में जो विशेष प्रकार होता है तसर में कितना %? तसर में याद रखिएगा 40%। तसर में कितना? 40%। और ऑल ओवर अगर सिल्क पूछेगा तो उसमें 7% योगदान झारखंड का है, और तसर सिल्क में योगदान 40% का है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, और इसके लिए कौन सा बनाया गया है? तो झारक्राफ्ट करके इसको बढ़ावा देने के लिए 2006 में गठित किया गया झारक्राफ्ट। झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू की? तो झारखंड ESDM नीति याद रखिए 2016 में। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी दे दिया 2008, लेकिन नहीं, 2008 इसका नहीं होगा, 2016 होगा। ESDM नीति, झारखंड ESDM नीति कब शुरू की गई? 2016। पूरा डेट याद रखें, 20 सितंबर 2016। कब? 20 सितंबर 2016 को। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड सरकार ने साल 2016 में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए झारखंड ESDM नीति पेश की थी। ठीक है, तो पूछेगा कि झारखंड में ESDM नीति किस उद्देश्य से पेश की गई? तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, झारखंड में ESDM नीति क्यों पेश की गई? तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी लाई गई। इस नीति के तहत राज्य में ESDM कंपनियों को बढ़ावा देने, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सामान बनाती, जैसे LED टीवी हो गया, LED बल्ब हो गया, आयरन हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने के लिए ये है। तो इस नीति के तहत राज्य में ESDM कंपनियों को बढ़ावा देने, मानव संसाधन का विकास करने, स्थानीय मांग पैदा करने, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और नवाचार के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने जैसे लक्ष्य रखे गए हैं। इस नीति का अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है। क्या क्या तथ्य है यहाँ पर देख सकते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 40% सीट रिजर्व की जाएगी। ठीक है, इस नीति में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि SC, ST और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उनके लिए कितना % सीट रिजर्व किया जाएगा इस नीति में, ESDM नीति में? तो 40% सीट, अगर मान लीजिए 1000 लोगों का अगर यहाँ नौकरी लगना है ESDM नीति के तहत, ठीक है, तो इसमें से 40% वैसे लोग होंगे जो SC, ST और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर इस नीति को लेकर याद रखिए। चलिए, इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए? इन सीटों पर पाठ्यक्रम शुल्क और पंजीकरण प्रमाण शुल्क की पूरी भरपाई की जाएगी। सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क का 75% और पंजीकरण प्रमाणन शुल्क का 75% सहायता दी जाएगी। ठीक है, जो सामान्य श्रेणी के होंगे उनको पाठ्यक्रम शुल्क पर 75% और पंजीकरण प्रमाणन शुल्क पर 75% सहायता, और वहीं जो SC, ST आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग होंगे उनको 100%, उनको जो छूट मिलेगा 100%, और जनरल कैटेगरी को 75% छूट मिलेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। यहाँ पर देख सकते हैं 75% पंजीकरण प्रमाणन शुल्क का 75% सहायता दी जाएगी तथा उत्पादन शुरू होने के बाद 5 से 7 साल के लिए शुद्ध बैट सालाना 100% प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा शुल्क अस्थायी पूंजी निवेश का 100% होगा। ठीक है, चलिए
अगला हम लोग देखते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून। ओके, प्रश्न है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? तो 2015 में लागू हुआ। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? 2015 में लागू हुआ। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2015 में झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून को अधिनियमित किया गया। उद्देश्य की बात करें तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, विभिन्न अनुमतियों और स्वीकृतियों को त्वरित एवं समयबद्ध मंजूरी प्रदान करना, नए निवेशों को सुगम सरल बनाकर राज्य में निवेश अनुकूल माहौल तैयार करना तथा विनियामक ढांचे को सरल बनाना इसका मेन पर्पस है। ठीक है, देखिए जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है इसका मेन पर्पस है, जैसे मान लीजिए आप 2000 करोड़ रुपए का कोई फैक्ट्री झारखंड में बैठाने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कई तरह के क्लियरेंस चाहिए होते हैं। ठीक है, डीएम से क्लियरेंस या फिर भूमि क्लियरेंस, लैंड क्लियरेंस, पॉल्यूशन क्लियरेंस। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या करेगा, आपको जो है ज़्यादा दौड़ धूप करने नहीं देगा, एक ही जगह से आपको सारा क्लियरेंस जितना भी अनुमति है वो आपको करवा देगा। ठीक है, कुछ समय लगेगा, 2 महीना जो समय इसमें क्राइटेरिया रखा गया हो, आपको ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा और एक ही बार में एक ही विंडो के माध्यम से सारा आपका जो भी अनुमति है वो पास हो जाएगा। चलिए, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर देखिए, झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा, सही बात है, ये उद्देश्य तो है ही। नए निवेशों को सुविधा प्रदान करना, सही, ये भी सही है। कारोबार करने में आसानी से सुधार लाना, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसका उद्देश्य। ठीक है, चलिए अब हम लोग अन्य नीतियों की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार नामक विधेयक का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है मानव तस्करी को समाप्त करना। ठीक है, तो रघुवर दास ने झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार नामक विधेयक लाया था। इसका क्या लक्ष्य था? तो मानव तस्करी समाप्त करना। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार नामक विधेयक का मुख्य लक्ष्य मानव तस्करी समाप्त करना था। क्या? मानव तस्करी समाप्त करना था। झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध क्षेत्र है, तो याद रखिए ऊर्जा। झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध किससे है? ऊर्जा क्षेत्र से है। झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध ऊर्जा क्षेत्र से है। झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध ऊर्जा क्षेत्र से है। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं झारखंड विजन 2010। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? तो झारखंड विजन 2010 में 27 सूत्र हैं। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? तो 27 सूत्र। चलिए, झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया? ठीक है, तो गोड्डा में। संथाल परगना का ये ज़िला पड़ता है गोड्डा, और यहाँ पर झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक, ये कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा है, 2021 में प्लान आता है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु गोड्डा जिला में एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव किया। गोड्डा मेगा हैंडलूम क्लस्टर संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़ को आच्छादित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, कौन सी उन समस्याओं में एक नहीं है? ठीक है, यानी कि CSR लागू करना झारखंड में मुश्किल है, लेकिन ऐसी कौन सी समस्या है जिसमें कि वो नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी देख सकते हैं, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, ये आपका इसमें नहीं है। CSR लागू करना मुश्किल है, इनमें से कौन सी समस्या नहीं है? तो कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। बाकी बात जो देख रहे हैं ये सब समस्या है। औद्योगिक कानून और नियमों के प्रवर्तन का अभाव ये है। उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति, नियामक निकाय में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड की पहली कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी CSR नीति। ठीक है, झारखंड की जो पहली कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी CSR नीति की घोषणा 4 फरवरी 2021 को की गई। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनाएगा कि बताओ
झारखंड की जो पहली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी है, CSR नीति है, पहली CSR नीति, इसकी घोषणा कब की गई? 4 फरवरी 2021। झारखंड की पहली CSR नीति की घोषणा कब हुई? 4 फरवरी 2021 को। इस नीति का मुख्य उद्देश्य CSR निवेश को आकर्षित करने हेतु उचित वातावरण तैयार करना तथा विभिन्न विकासात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन व्यवहार अपनाना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो ये प्रभावी माना जाएगा 1 जनवरी 2014 से। व्याख्या देखिए यहाँ पर, झारखंड उचित मुआवजा और पारदर्शी भू अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती अधिनियम 2017 1 जनवरी 2014 से प्रभावी माना जाएगा। संशोधित अधिनियम की धारा 10 क्लाउज ए स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, रेल, सड़क, जलमार्ग, विद्युत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, प्रसारण और अन्य सरकारी भवनों के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने से प्रभावित लोगों की सहमति लेने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं को छूट प्रदान करती है। तो ये सब इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट है, झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम, तो ये 2010 में अस्तित्व में आया। झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम कब अस्तित्व में आया? इसको एकदम रट जाइए, ठीक है, इसको एकदम रट जाना है। अगर मान लीजिए PYQ को अगर रिपीट करता है, अगर यहाँ से कॉपी पेस्ट करता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो एकदम आने का चांस है। तो झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम कब? 2010। झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम कब? 2010 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झारखंड ने अगस्त 2023 में एक विधेयक पारित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतियोगी परीक्षाएं नकल की घटना के बिना आयोजित की जाएं और उल्लंघन करने पर पहली बार के लिए डैश वर्ष तक की कैद और डैश लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 3 और 5। यानी कि अगर आप कोई भी अगर उल्लंघन करते हैं इस कानून का, तो 3 वर्ष तक की कैद होगी। कितनी वर्ष तक की कैद? 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यहाँ पर व्याख्या में क्या दिया हुआ है? झारखंड विधानसभा ने 3 अगस्त 2023 को झारखंड प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है, विधेयक 2023 पारित किया। तो झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक कब पारित हुआ? तो 3 अगस्त 2023 को, यानी कि ये नियम बन गया। इस विधेयक का मकसद परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। इस विधेयक में सशक्त प्रावधानों का प्रस्ताव है जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की जेल या आजीवन कारावास की सज़ा शामिल है, ठीक है। यह विधेयक राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती समितियों, राज्य सरकार के लोक उपक्रमों, निगमों और निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर लागू होगी। यानी कि राज्य की परीक्षाओं तक ही ये सीमित है, ठीक है। जैसे अगर सेंट्रल लेवल पे SSC, रेलवे वगैरह होता है, उसके लिए ये प्रभावी नहीं होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यह विधेयक राज्य लोक सेवा आयोग, JPSC, JSSC, ठीक है, राज्य सरकार के लोक उपक्रम, निगम और निकाय द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित किए जाते हैं उन पर ये नियम लागू होगा। इस विधेयक के तहत अगर कोई परीक्षा नकल करते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की जेल होगी। पहली बार अगर पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की जेल और 5 लाख रुपया जुर्माना देना होगा। वहीं अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 3 साल जेल और 10 लाख रुपया जुर्माना। दूसरी बार अगर पकड़ा जाता है तो 3 साल जेल और 10 लाख रुपया जुर्माना न्यायालय द्वारा सज़ा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 10 साल तक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। परीक्षा की प्रक्रिया में किसी कंपनी या एजेंसी द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने, प्रश्न पत्र लीक करवाने वाले को कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन के लिए अनुबंधित प्रबंध तंत्र से षड्यंत्र करता है, उसे 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा, ठीक है। अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र लूटता है, चोरी करता है, OMR सीट नष्ट करता है, उसे 10 साल की जेल, 2 करोड़ रुपया का जुर्माना देना होगा। अगर कोई संगठित अपराध में परीक्षा प्राधिकरण के साथ षड्यंत्र करता है तो उसे 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना देना होगा। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। चलिए अब हम लोग का नया अध्याय शुरू हो रहा है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड। एक सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर ए सुभेद्यता आकलन। ठीक है, सुभेद्यता आकलन ये आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य आखिर है क्या? तो मानव जीवन की सुरक्षा तथा बचाव ये उद्देश्य है। आपातग्रस्त लोगों को राहत एवं अस्थायी आवास देना, आधारभूत संरचना की पुनर्स्थापना एवं रखरखाव, ये सभी उद्देश्य हैं। सुभेद्यता आकलन ये आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर देख सकते हैं, आपदा प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं के तुरंत लागू करके समुदाय के जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को बनाए रखना या सुधारना है। आपदा प्रतिक्रिया में लोगों को जीवित रखने, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने और उनके मनोबल का समर्थन करने के लिए तत्काल मदद प्रदान की जाती है। इसमें विशिष्ट लेकिन सीमित सहायता शामिल हो सकती है। ठीक है, जैसे कि शरणार्थी को परिवहन, अस्थायी आश्रय, ये सब वगैरह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? तो याद रखिए, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का काम कौन करती है? झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड पठारी क्षेत्र में आता है, जिसके कारण यहाँ बाढ़ की समस्या कम है। केवल आंशिक रूप से साहेबगंज जिला, केवल आंशिक, पूरा साहेबगंज जिला नहीं, आंशिक रूप से गंगा किनार का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ, ठीक है, तो आंशिक रूप से साहेबगंज जिला जो गंगा नदी से सटा हुआ है बाढ़ से प्रभावित है। रांची, जमशेदपुर, सरायकेला अनियोजित नगरीकरण के कारण अचानक आई बाढ़ से प्रभावित, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर बेहतर नहीं है, इसलिए वहाँ पर बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब है। तो अनियोजित नगरीकरण के कारण अचानक आई बाढ़ से प्रभावित है। झारखंड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र वर्ष 2003 में स्थापित एक प्रमुख सुदूर संवेदन केंद्र है। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न कि बाढ़ से निपटने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? JSAC को, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2003 में। तो यहाँ पर एकदम इसको रट जाइए, JSAC, एक सेकेंड, जो JSAC है, JSAC, इसकी स्थापना कब की गई? 2003 में की गई। JSAC की स्थापना कब की गई? तो 2003 में की गई। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए, जो कॉलम दिया हुआ है इसमें क्या क्या कहा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये रांची में है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। और किस आपदा से निपटने की जिम्मेदारी है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की? तो सूखा से। तो सूखा से निपटने, झारखंड में सूखा संबंधित आपदा से निपटने की जिम्मेदारी किसकी है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड में अगर सूखा संबंधित आपदा आता है तो उसके लिए इसके लिए जिम्मेदारी किनको मिली है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को। झारखंड में अगर सूखा से संबंधित आपदा आता है तो उससे संबंधित जिम्मेदारी किसके पास है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पास। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में याद रखिए, रांची में है और इसकी जो स्थापना है 1981 में की गई थी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1981 में की गई। ठीक है, 1981। उसके बाद याद रखिए, धनबाद में ISM है, ISM। ठीक है, तो ISM धनबाद, इसकी स्थापना 1926 में की गई। और खनन संबंधित अगर कोई आपदा है तो उससे निपटने के लिए ISM धनबाद को जिम्मेदारी मिली है। ठीक है, खनन संबंधित आपदा से निपटने के लिए जिम्मेदारी किनके पास है? ISM धनबाद के पास। स्थापना 1926 में। ठीक है, फिर भूकंप से संबंधित अगर कोई आपदा है तो इससे निपटने की जिम्मेदारी BIT मेसरा को मिली है, जो कि रांची में है। BIT मेसरा कहाँ है? रांची में। अच्छा, BIT सिंदरी है, तो BIT सिंदरी और BIT मेसरा की अगर स्थापना पूछ ले तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो याद रखिएगा, BIT सिंदरी जो है, BIT सिंदरी की स्थापना की गई थी 1949 में। BIT सिंदरी, ठीक है, जो धनबाद में है, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। और BIT मेसरा जो रांची में है, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। और भूकंप से निपटने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो BIT मेसरा को मिली है। फिर बाढ़, जंगल की आग, ठीक है, बाढ़ और जंगल की आग। अभी जो ऊपर हमने प्रश्न किया वहाँ पे बाढ़ था। अगर अगला बार फिर प्रश्न बनता है कि जंगल की आग, बाढ़ नहीं देगा, बोलेगा जंगल की आग से निपटने की जिम्मेदारी किसको दी गई है झारखंड में? तो JSAC को मिली है। और JSAC की स्थापना कब? 2003 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 2003 में की गई थी।
अच्छा, औद्योगिक आपदा से निपटने की जिम्मेदारी झारखंड में किसके पास है? मेकॉन, जिसकी स्थापना 1959 में की गई। मेकॉन की स्थापना झारखंड में कब हुई? 1959 में, 1959 में की गई। और मेकॉन कहाँ पर है? रांची में है। एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। झारखंड में सूखा से निपटने की जिम्मेदारी किसके पास है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1981 में हुई। खनन से निपटने की जिम्मेदारी, तो खनन ISM धनबाद, ठीक है। भूकंप से निपटने की जिम्मेदारी BIT मेसरा। जंगल आग और बाढ़ से निपटने की जिम्मेदारी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर JSAC, जिसकी स्थापना 2003 में हुई। और औद्योगिक आपदा से निपटने की जिम्मेदारी मेकॉन के पास है। इस कॉलम को कहीं आप लिख के, इसको पॉज करके और कहीं लिख के दीवार पे चिपका लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो आपका बॉक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा गया है? तो याद रखिए, झारखंड को जोन 2 एंड जोन 3 में रखा गया है, ठीक है। किस जोन में? तो जोन 2 एंड जोन 3 में रखा गया है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को जोन 2, जोन 3 और जोन 4 में रखा गया। ऑप्शन में 2 और 3 था, तो इसलिए हमने ऑप्शन डी क्लिक किया। तो झारखंड को किन किन जोन में रखा गया है? तो जोन 2, जोन 3, जोन 4 में रखा गया है। जोन 2 से अधिक संवेदनशील जोन 3 है, ठीक है। जोन 2 से अधिक संवेदनशील कौन सा है? जोन 3। तो पूछेगा, दे देगा कि झारखंड में, ठीक है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 जो कि भूकंपीय क्षेत्र हैं, इन तीनों में झारखंड आता है। तो इसमें से सबसे संवेदनशील कौन है? जोन 3 है, ठीक है। इससे अधिक संवेदनशील 4 है, ठीक है। तो सबसे संवेदनशील 4 है, ठीक। जोन 4 में केवल साहिबगंज और गोड्डा आता है, आंशिक रूप से आते हैं, पूरे साहिबगंज गोड्डा नहीं, आंशिक रूप से। झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2011 के अनुसार जोन 4 में 2 जिले, जोन 3 में 15 जिले और जोन 2 में 7 जिले आते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जोन 2 के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। जोन 2 में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। ये 7 जिले ध्यान रखना है आपको, कौन कौन से 7 जिले हैं? लोहारदगा, रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। कोल्हान डिवीजन के 2 जिले, सरायकेला को हटा दीजिए तो, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और फिर जो साउथ छोटा नागपुर है उसके 5 जिले, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, खूंटी और गुमला, ये आपके जोन 2 में आते हैं। तो जोन 2 में कितने जिले? तो 7 जिले। अच्छा, खतरनाक सबसे कौन सा है? तो जोन 4 सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। जोन 4 के अंदर कितने जिले आते हैं? तो जोन 4 में 2 जिले, गोड्डा और साहेबगंज आता है। जोन 4 में गोड्डा और साहेबगंज, जोन 4 में 2 जिले, गोड्डा और साहेबगंज। जोन 3 की बात करें तो यहाँ पर 15 जिले हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर गौर करिए आप, तो गोड्डा जो है ना आपका, गोड्डा और साहेबगंज, ये जोन 3 में भी है और जोन 4 में भी है, ठीक है। जोन 3 में भी है और जोन 4 में भी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? तो जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, ये जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है। अगर जल प्रदूषण हो जाता है तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक। इसका व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, जब नदियाँ, नहरों, झीलों, समुद्र तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और यह इनमें घुल जाते हैं अथवा पानी में पड़े रहते हैं या नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप जल प्रदूषित हो जाता है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी आती है तथा जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली प्रभावित हो जाती है। जल प्रदूषण से व्यक्ति ही नहीं अपितु पशु, पक्षी एवं मछली भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। प्रदूषित जल पीने, पुनः सृजन, कृषि तथा उद्योग आदि के लिए भी उपयुक्त नहीं है। संदूषित जल जलीय जीवन को समाप्त करता है तथा इनकी प्रजनन शक्ति को छिन्न करता है। इससे जलीय जीवन में ऑक्सीजन की कमी होती है। इससे जलीय जीवन में क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है, साथ ही अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न क्या है, किस खान में विकिरण प्रदूषण सर्वाधिक है? तो याद रखिए, जादूगोड़ा आपको पता होगा, 1967 से यहाँ पर यूरेनियम का जो है खनन किया जा रहा है। और यूरेनियम आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिसके कारण यहाँ पर विकिरण प्रदूषण सर्वाधिक है। व्याख्या यहाँ पर देखिए,
पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित जादूगोड़ा यूरेनियम खान में विकिरण प्रदूषण सर्वाधिक पाया जाता है। यूरेनियम खदानों से निकलने वाली रेडियोधर्मी कचरे से करीब 50,000 लोग खतरे में हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग हैं, क्योंकि उनके पास जो है रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार नहीं रहने की वजह से मतलब उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो जगह छोड़ कर के वो कहीं और पलायन कर सकें। ठीक है, जो बेहतर स्थिति में है वो तो पलायन कर जाएंगे, लेकिन जो मतलब जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो फंसे रह जाते हैं और वो इस चीज़ को ज़्यादा भुगतते हैं। तो उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आदिवासी समुदाय के लोग हैं और वे विकिरण से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाली लगभग 1/3 महिलाएं प्रजनन क्षमता की कमी से पीड़ित हैं। ठीक है, इसमें इतना डेंजरस रेडिएशन होता है कि महिलाओं का जो प्रजनन क्षमता है वो भी इफ़ेक्टिव हो रहा है, वो भी जो है प्रभावित हो रहा है इससे। ओके, तो इसको ध्यान रखें। इस क्षेत्र में गर्भपात या मृत शिशुओं के जन्म की दर बहुत ज़्यादा है। यहाँ रहने वाले गाय भैंस जैसे जानवर भी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। विदित हो कि झारखंड के जादूगोड़ा में भारत का सबसे पुराना यूरेनियम खान है और यह 1967 से चल रहा है, काम कर रहा है। दामोदर नदी को प्रदूषित करने में निम्न में से कौन सा एक जिम्मेदार नहीं है? तो तेल का रिसाव जिम्मेवार नहीं है। तो कौन कौन जिम्मेवार है? तो औद्योगिक अपशिष्ट जिम्मेवार है, कोयले का धूल जिम्मेवार है, ताप विद्युत कारखानों का धूल जिम्मेवार है। यहाँ तेल का रिसाव कहाँ से होगा? यहाँ तो कोई रिफाइनरी वगैरह है ही नहीं, तो तेल का रिसाव तो संभव है ही नहीं। ठीक है, चलिए व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। दामोदर नदी देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, जिसका श्रेय उसके तटों पर उग आए कई उद्योगों को जाता है। यानी कि दामोदर के किनारे देखिएगा तो बहुत सारे इंडस्ट्री पनप गए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियों ने वहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, जिसके कारण उसका जो वेस्टेज होता है वो दामोदर नदी में बिना ट्रीटमेंट के प्रभावित कर दिया जाता है। मान लीजिए कि एक कोयला प्लांट है, ठीक है, या फिर स्टील प्लांट है, तो उसमें जो पानी निकल रहा है तो उसको बिना ट्रीटमेंट के क्या किया जा रहा है कि उसमें छोड़ दिया जा रहा है, जिससे कि जल प्रदूषित हो रहा है। दामोदर घाटी में ज़्यादातर कोयला आधारित उद्योग है। साथ ही सरकारी स्वामित्व वाली कोयला वासरी, कोक ओवन प्लांट, देश के प्रमुख लोहा और इस्पात संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, जिंक, ग्लास और सीमेंट प्लांट यहाँ पर हैं। यहाँ प्रदूषण खदान के ओवरबर्डन, फ्लाई ऐश, तेल, जहरीली धातुओं और कोयले की धूल के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर इसमें सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इनमें से सभी। तो आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो ये सभी इसके मुख्य कार्य हैं। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र का गठन झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के तहत किया गया है। इसका प्रमुख कार्य आम जनता को विभिन्न प्रकार के संभावित आपदाओं एवं उनसे होने वाली जान माल के खतरों से संबंध में जागरूक करना है। ये केंद्र स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सूचना प्रदान करने, संचार, प्रसार प्रविधियों तथा जागरूकता के प्रसार के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो गंभीर सूखे का अनुभव किया 2010 में। झारखंड जो है किस वर्ष वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? 2010। झारखंड किस वर्ष वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? 2010 में। व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पर। सूखा एक धीमी गति से शुरू होने वाला आपदा है। ऐसा नहीं है कि सूखा तुरंत आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी सूखा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, धरती का जो जल स्तर है जैसे जैसे घटेगा वो सूखा का रूप लेगा। तो एकाएक नहीं है कि सूखा, मान लीजिए आज एकदम धूप कड़कड़ा कर दिया कि दूसरा दिन सूखा आ गया, ऐसा नहीं। यह एक धीमी गति से शुरू होने वाला आपदा है जिसकी विशेषता वर्षा की
कमी, अगर कम वर्षा हुआ तो इससे आपका सूखा आ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की कमी होती है। सूखे की अर्थव्यवस्थाओं, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और प्राकृतिक एवं भौतिक पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सूखा कई बार आपदा का रूप धारण कर लेता है। उत्तर पश्चिमी एरिया जैसे कि पलामू, ठीक है, गढ़वा, ये सब रीजन जब जाइएगा तो वहाँ पर सूखा कई बार आपदा का रूप धारण कर लेता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित वही क्षेत्र रहता है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा ज़्यादा प्रभावित रहता है सूखा संबंधित आपदा से, जिसके कारण लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा जिले की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। झारखंड का पलामू जिला सूखे की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील। तो अगर प्रश्न पूछता है कि झारखंड का कौन सा जिला सूखे की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है, तो आंसर करना है आपको पलामू। 2010 में झारखंड गंभीर सूखे से प्रभावित रहा। इस वर्ष राज्य के 24 में से, यानी कि 2010 में से 24 में से 12 ऐसे ज़िले हुए जो गंभीर सूखे की चपेट में रहे थे, और ज़्यादातर ज़िले वैसे थे जो कि उत्तर पश्चिम एरिया के ज़िले थे। ठीक है, चलिए, कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? तो अभी तुरंत हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, पलामू हमारा सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है। व्याख्या देखिए, सूखाड़ झारखंड की एक गंभीर समस्या है। सामान्य से 25% कम वर्षा हो तो सामान्य सूखा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सामान्य सूखा कब आएगा, तो याद रखिए, तो सामान्य सूखा तो सामान्य सूखा कब आएगा, तो 25% से कम वर्षा अगर होता है तब। 25% से कम वर्षा हो तो कैसा सूखा, सामान्य सूखा। ठीक है, याद रखें। फिर 25 से 50% तक वर्षा अगर होता है, 25 से 50% तक अगर वर्षा होता है, होने पर ये क्या कहलाएगा, मध्यम सूखा। 25 से 50% तक अगर वर्षा होता है, मध्यम सूखा। सामान्य सूखा कब, तो 25% से कम वर्षा होगा तब सामान्य सूखा। मध्यम सूखा कब, तो 25 से 50% तक वर्षा होने पर मध्यम सूखा, और 50% से कम वर्षा अगर होता है, होने पर गंभीर सूखा की स्थिति होती है। ठीक है, 50% से अगर कम वर्षा हुआ तो गंभीर सूखा की स्थिति होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ पर 50% से कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा की स्थिति होती है। झारखंड में आर्कियन युग के चट्टान अधिकतर क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनमें छिद्र की कमी होती है, जिस कारण वर्षा का जो पानी होता है वो अल्प मात्रा में ही ज़मीन के नीचे भूजल के रूप में संरक्षित हो पाता है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड पठारी एरिया है, तो पठारी एरिया होने के कारण जो पानी पड़ता है, तब पानी पड़ने से पहाड़ से घड़क के डायरेक्ट वो नाला में या नदी में प्रवाहित हो जाता है, जिस कारण ज़मीन में जो है पानी वो अवशोषित नहीं हो पाता, और जो हमारा भूमि का वाटर लेवल है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, ये भी एक कारण बनता है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। झारखंड के पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ से वर्षा के पानी का अधिकतर भाग बह कर चल जाता है। झारखंड का लगभग सभी जिले सूखे से ग्रसित हैं, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग का एरिया, वो सूखे की समस्या से अधिक ग्रसित रहते हैं। इसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा जिला शामिल है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं बोकारो को सर्वाधिक सूखाग्रस्त, 10 जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जिसमें पलामू शामिल नहीं था। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 10 सूखाग्रस्त जिलों में बोकारो को सर्वाधिक सूखाग्रस्त माना गया था। तो चलिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्न कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था? तो याद रखिए, यास। कौन सा, तो यास ने प्रभावित किया था। यास नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के साथ झारखंड के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। यास चक्रवात 26 मई 2021 की रात को झारखंड में प्रवेश किया था। इस चक्रवात से होने वाले मूसलाधार बारिश हवाओं ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रांची, रामगढ़ और अन्य जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया। इस चक्रवात से साहिबगंज में अचानक बाढ़ आ गई थी। चक्रवात से झारखंड के लगभग 700 गांव प्रभावित हुए। इस चक्रवात को यास नाम ओमान ने दिया था, जो एक फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है,
चलिए, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो मानव जनित गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस, ये सभी। नेक्स्ट क्या है? किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से जो है झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। तो पूछेगा कि झारखंड राज्य जलवायु केंद्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहायता से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया। झारखंड राज्य जलवायु केंद्र किसके सहायता से? UNDP की सहायता से। व्याख्या यहाँ पर देखिए, झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की जो स्थापना है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से किया गया है। सरकार को जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलन के बारे में सलाह देने के लिए झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन सेल का गठन किया गया है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित तकनीकी सहायता केंद्र UNDP के मार्गदर्शन में काम करती है, जो पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करेगी और विशेषज्ञों और सलाहकारों का उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगी। साथ ही गैर सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्क विकसित करेगी जो जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर काम करने की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी है। तो याद रखिए, झारखंड सरकार पूछेगा कि बताओ, झारखंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर काम करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? वन विभाग। झारखंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर काम करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? वन विभाग। झारखंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर काम करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? वन विभाग को सौंपी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना 2014। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना, यहाँ पर शब्द को पकड़िएगा, झारखंड कार्य योजना। तो जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना 2014 में प्रकाशित हुआ। व्याख्या यहाँ पर देखिए, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना UNDP द्वारा तैयार की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना, ये तो हम पढ़ लें कि 2014 में प्रकाशित हुई, लेकिन ये तैयार कब की, किसके द्वारा की गई थी? UNDP द्वारा। और इसके लिए मई 2011 में राज्य सलाहकार समूह और राज्य संचालन समिति के गठन की योजना शुरू की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य कार्य योजना 2014 में प्रकाशित हुई थी। झारखंड के जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को प्राप्त करना, गरीबी को कम करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? तो राष्ट्रीय योजना पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ और फेर है, तो इसका व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कार्य योजना औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को जारी की। जलवायु परिवर्तन पर अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत भारत ने 8 राष्ट्रीय मिशन को शामिल किया है, जो एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ दीर्घकालिक, बहुआयामी और एकीकृत दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग हर क्षेत्र को कवर करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना 2014 और राष्ट्रीय कार्य योजना 2008। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना पूछेगा, आंसर करिएगा 2008, और जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना पूछेगा, आंसर करिएगा 2014। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो सबसे संवेदनशील जिला सरायकेला खरसावां है। व्याख्या में देख सकते हैं, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खरसावां जिला शीर्ष पर है। इसका स्कोर 0.78 है, जो इसकी सुभेद्यता को दर्शाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। अगला प्रश्न क्या है? जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जंगल की आग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य में जंगल के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य। झारखंड राज्य में जंगल को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित वन, इसका जब आप डेफिनेशन पढ़िएगा तो सुरक्षित वन जहाँ बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध हो, जहाँ बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध हो, सुरक्षित वन। सुरक्षित वन जहाँ बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध हो। यहाँ पर व्याख्या में देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण 2000 और सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल के
23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल वन पाए जाते हैं। और अभी के डाटा के अनुसार अगर इसको देखते हैं तो अभी कितना है, अभी जैसा कि 2023 का हम लोग रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, तो इसके अनुसार झारखंड में टोटल जो वन क्षेत्रफल कितने वन पाए जाते हैं तो 23,765 स्क्वायर किलोमीटर। और 2021 के डाटा में कितना था तो 23,721 और अभी 765। तो परिवर्तन अगर देखें 2021 और 2023 में तो कितना का परिवर्तन है तो 44 स्क्वायर किलोमीटर का परिवर्तन है। इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.71, अच्छा 2023 का अगर देखें तो 2023 में जो 23,765, तो 23,765 का अभी कितना परसेंट होगा तो 29.81%। तो ये डेटा याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड में रिकॉर्ड वनों की 3 श्रेणियां हैं। एक आपका सुरक्षित या संरक्षित, सुरक्षित या फिर संरक्षित एक ही होता है, सुरक्षित कहिए या संरक्षित कहिए एक ही बात है। तो सुरक्षित या संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब जो सुरक्षित या संरक्षित वन है, ठीक है, तो संरक्षित वन किसको कहेंगे तो संरक्षित वनों में बिना अनुमति सभी प्रकार की गतिविधियों में प्रतिबंध। तो याद रखिए, संरक्षित वन या सुरक्षित वन जहां बिना अनुमति सभी प्रकार की गतिविधियों में प्रतिबंध हो, ठीक है। संरक्षित वन या सुरक्षित वन उसके कहेंगे जहां बिना अनुमति सभी प्रकार की गतिविधियों में प्रतिबंध होता है। फिर आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में किसी प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन में किसी प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। तो याद रखिए, जो आरक्षित वन है वहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि करने पर प्रतिबंध होता है, किसी भी प्रकार की वहाँ पर गतिविधि नहीं कर सकते। तो पूछेगा ऐसा कौन सा वन जहाँ पर किसी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध, पूर्णतः प्रतिबंध होता है, तो आरक्षित वन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। फिर वैसे वन जो आरक्षित या संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं, और इस प्रकार के वनों में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, ठीक है। तो इसको याद रखें। तो बिना अनुमति सभी प्रकार की गतिविधियों में प्रतिबंध, बिना अनुमति सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध, संरक्षित या सुरक्षित। किसी प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध, आरक्षित। और जहाँ किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, अवर्गीकृत। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में हम लोग JSDMA बोलते हैं, तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष में गठित की गई, कब गठित की गई थी तो याद रखिए 2010, 28 मई 2010 में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया 28 मई 2010। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया 28 मई 2010 को किया गया। 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ। व्याख्या में देखिए, झारखंड में 24 जिले किसी न किसी आपदा से ग्रसित हैं। ये आपदा प्राकृतिक मानव जनित दोनों प्रकार की है। इन आपदाओं में सूखा, लाइटिंग यानी जो ठनका गिरता है, ठनका, ठीक है, खनन दुर्घटना, जंगल में आग लगना, हाथियों का आक्रमण आदि प्रमुख है। झारखंड राज्य में इन आपदाओं से निपटने के लिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शॉर्ट में कहें JSDMA का जो गठन है ये 28 मई 2010 को किया गया। कब 28 मई 2010 को किया गया। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 क्लाउज 1 के आलोक में। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो आपने याद कर लिया कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 28 मई 2010 को किया गया, लेकिन पूछेगा कि 28 मई 2010 में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो याद रखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 14(1) के तहत, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 क्लाउज 1 के आलोक में जो है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। धारा भी आपको एकदम ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए अधिनियम नहीं पूछता है या फिर गठन का डेट नहीं पूछता है तो आपको पूछ लेगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार किस धारा के तहत जो है, किस धारा के आलोक में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ। तो धारा 14 याद रखिएगा, धारा 14 ठीक है, इसको याद रखना है। इस धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति दी गई है। तो
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। देखिए, गठन करता है राज्यपाल, गठन करते हैं राज्यपाल, और अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। तथा इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। तो याद रखना है, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके बारे में आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। तो इसमें आप पहला पॉइंट याद रखिए, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को लेकर के आप पहला पॉइंट रखिए, जो गठन करता है, गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। दूसरा, जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है। तीसरा आप याद रखिए, इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 9 मेंबर हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 9 मेंबर हो सकते हैं। चौथा को क्या याद रखना है? गठन कब किया गया? तो गठन इसका 2010 में किया गया, 2010, 28 मई 2010। पाँचवा याद रखिए, अधिनियम कौन सा था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था, ठीक है। छठा आपको एक क्या याद रखना है? छठा याद रखिए, सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 14 क्लाउज 1, सेक्शन 14 क्लाउज 1। तो यहाँ पर आपको राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित कौन कौन सी बातें यहाँ पर पता चली कि गठन कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है, गठन हो गया। चलिए, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? चेयरमैन कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कितने होंगे? 9, मैक्सिमम मेंबर 9, ठीक है। गठन कब किया गया? तो 28 मई 2010 को, ठीक है। किस अधिनियम के तहत? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। किस सेक्शन? सेक्शन याद रखिए, सेक्शन 14 क्लाउज 1, सेक्शन 14 क्लाउज 1। तो इतना पॉइंट आपको इससे याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा डैश राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति देती है? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर अभी तुरंत हमने पढ़ा है, धारा 14 क्लाउज 1, 14, सेक्शन 14 क्लाउज 1। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 सेक्शन 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभासद चेयरपर्सन होते हैं। तो मुख्य सचिव। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने 2005 देखा था कि 2005 अधिनियम के तहत ये बनाया गया, लेकिन इसमें इस अधिनियम में एक सेक्शन है, सेक्शन 20, सेक्शन 41 में 14 क्लाउज 1 में क्या था? तो 14 क्लाउज 1 के तहत इसका गठन किया गया, ठीक है। लेकिन इसमें सेक्शन 20 जब देखिएगा तो 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो इसके सभासद, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो मुख्य सचिव होते हैं, मुख्य सचिव, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी SEC के सभापति चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जो होते हैं वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो मुख्यमंत्री होते हैं। गठन राज्यपाल करते हैं, वो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये दोनों अंतर ध्यान रखना है। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो याद रखिए 3, ठीक है। कितने? 3, इसको याद रखना है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, पहला क्षेत्र 1 मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, क्षेत्र 1 मध्य और उत्तर पूर्वी पठार। क्षेत्र 2 पश्चिमी पठार, क्षेत्र 2 पश्चिमी पठार तथा दक्षिण पूर्वी पठार। क्षेत्र 3 में कौन आएगा? दक्षिण पूर्वी पठार। तो याद रखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के जलवायु हैं अकॉर्डिंग टू NIDM। तो पहला कौन है? तो मध्य और उत्तर पूर्वी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, मिडिल एंड नॉर्थ ईस्ट, पहला। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कौन है? पश्चिमी पठार। तीसरा आपको क्या याद रखना है? तीसरा याद रखना है साउथ ईस्ट, ठीक है, दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये 3 आपको, ये क्लासिफिकेशन किसके अनुसार? तो NIDM के अनुसार, ठीक ना। फिर देखिए, NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला कृषि जलवायु क्षेत्र 7 का हिस्सा है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए विकासशील कार्यक्रमों
के प्रशिक्षण और क्षमता के लिए एक निर्दिष्ट संस्थान है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा किया गया था, जिसे 9 जनवरी 2006 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया। देखिए ये जो डेट है ना 9 जनवरी 2006, ये डेट आपका इस अधिनियम को लेकर के है, जो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया? तो 9 जनवरी 2006 को पारित किया गया। अगला प्रश्न क्या है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो याद रखिए इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं आखिर कौन करता है। तो झारखंड में जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु राज्य के सभी 24 जिलों में जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त या जिला समाहर्ता, ठीक है, की अध्यक्षता में गठन किया गया है। झारखंड में जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंधन हेतु राज्य के सभी 24 जिलों में, ठीक है, किनकी अध्यक्षता में गठन किया गया? तो जिला दंडाधिकारी, उपायुक्त या जिला समाहर्ता। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है हमारा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं। इसके आगे और क्या है? देखिए यह समिति जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम को प्रशिक्षित करने में मदद करती है तथा विभिन्न माध्यमों से आम जनता के बीच आपदा से बचने के उपाय को प्रचार प्रसार करती है। तो इसका थोड़ा सा यहाँ जो आंसर होना चाहिए, ऑप्शन जिला समाहर्ता की अध्यक्षता में गठन किया गया है। झारखंड में जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु राज्य के सभी 24 जिलों में जिला दंडाधिकारी, उपायुक्त, जिला समाहर्ता की अध्यक्षता में गठन किया गया है। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों होना चाहिए व्याख्या के अनुसार। चलिए देखते हैं आगे क्या है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। अच्छा चलिए लास्ट में इसको देख लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या उद्देश्य है? तो बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो याद रखिए ये जो झारखंड आपदा प्रबंधन योजना है, ठीक है, तो ये बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना इसका उद्देश्य है, ठीक। चलिए यहाँ पर इसका यहाँ पर व्याख्या देखिए। आपदा प्रबंधन परिदृश्य एक प्रमुख विषय है जो जोखिम के खतरों से निपटने और उनसे बचने के लिए है। इसमें किसी आपदा के घटित होने से पहले उसकी तैयारी करना, तत्काल आपदा प्रतिक्रिया, बेहतर सेवा के लिए विभिन्न संचार माध्यमों के साथ साथ प्राकृतिक, मानव निर्मित आपदाओं के बाद समाज का समर्थन और पुनर्निर्माण शामिल है। झारखंड अक्सर भूकंप, बाढ़, चक्रवात, हिटस्ट्रोक, गरज और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, ठीक है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 2 उद्देश्य हैं। किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए योजनाओं और रणनीतियों का विकास और अद्यतनीकरण और आपदाओं से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों की बहाली और सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजना शुरू करना। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिए। अगला देखिए, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में नहीं है? तो पूछा है किस शहर में नहीं है, तो डाल्टनगंज में नहीं है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ नहीं है? तो डाल्टनगंज में नहीं है। बाकी बात धनबाद में है, हजारीबाग में, जमशेदपुर में, यहाँ पर है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, का गठन जल अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत 9 सितंबर 2001 को किया गया था। तो यहाँ से आपको प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्रश्न क्या पूछेगा कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया? तो याद रखिए जल अधिनियम 1974। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत? तो जल अधिनियम 1974 के तहत। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत? तो जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया, ठीक है। धारा सेक्शन 4 के अंतर्गत कब? 9 सितंबर 2001 को। तो यहाँ पे याद रखना है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो गठन है ये जल अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया। कब? 9 सितंबर 2001। तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? 9 सितंबर 2001। 9 सितंबर 2001। इसमें 15 दिसंबर 2001 से कार्य करना शुरू किया। तो पूछेगा कि
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्य करना कब से शुरू किया? तो 15 दिसंबर 2001 से 15 दिसंबर 2001 से काम करना स्टार्ट किया। और गठन कब हुआ? तो गठन याद रखिए इसका 9 सितंबर 2001 को हुआ था। सेक्शन 4 के अंतर्गत किसके? तो जल अधिनियम 1974 की सेक्शन 4 के अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे याद रखिए इसमें एक मनोनीत अध्यक्ष, 15 मनोनीत सदस्य और एक नियुक्त सदस्य सचिव होते हैं। इसका मुख्यालय धुरवा रांची में है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय वर्तमान में 5 जिलों रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद और दुमका में है। तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक आपका हो जाता है। इसको ध्यान से इसके पॉइंट बाय पॉइंट को हम लोग चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? जो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसका गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया? तो जल अधिनियम 1974 के तहत, जल अधिनियम 1974 के तहत। ठीक है। दूसरा सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 4 के अंतर्गत, सेक्शन 4 के अंतर्गत कब किया गया? तीसरा पॉइंट याद रखना है 9 सितंबर 2001 को किया गया। 9 सितंबर 2001 को गठन किया गया। चौथा कार्य करना आरंभ किया इसने, तो 15 दिसंबर 2001 से इन्होंने कार्य करना आरंभ किया। ठीक है। इसमें जो है इसमें एक मनोनीत अध्यक्ष और 15 सदस्य होते हैं। इसमें याद रखिए एक चेयरमैन और 15 अन्य मेंबर होते हैं। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर याद रखिए रांची में है, धुरवा रांची में। ओके। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, जो क्षेत्रीय कार्यालय है, तो क्षेत्रीय कार्यालय कितने? 5 जिला में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कितना जिला में है? 5 जिला में है। ये 5 जिला याद रखिएगा, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, दुमका। तो याद रखना है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय कितने जिलों में है? 5 जिलों में। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय कितने जिलों में है? 5 जिलों, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, दुमका। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद और दुमका में। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न क्या है? 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष एवं राज्य आपदा अनुक्रिया कोष दोनों के लिए डैश प्रतिशत फंड आवंटित किया है? तो 12.5%। 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष एवं राज्य आपदा अनुक्रिया कोष दोनों के लिए, 15वां वित्त आयोग जो है जिसके अध्यक्ष NK सिंह थे, तो 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष और राज्य आपदा अनुक्रिया कोष दोनों के लिए कितना प्रतिशत फंड आवंटित किया? 12.5%। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष, ठीक है, यानी कि NDRF और SDRF दोनों के लिए 12.5% फंड आवंटित किया। 15वें वित्त आयोग का जो गठन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2017 में NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था और इसकी सिफारिश वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। यहाँ पर जो है ये 15वें वित्त आयोग ने ये फंड आवंटित किया था, लेकिन अभी आपको पता होगा 16वां वित्त आयोग चल रहा है। तो 16वां वित्त आयोग ने NDRF और SDRF के लिए कितना फंड आवंटित किया है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, नेट पर सर्च हो या जैसे भी आप जानकारी जुटा सकें वहाँ से आप जानकारी जुटाइए। चलिए अगला प्रश्न हमको देखते हैं क्या है हमारा। झारखंड आपदा सहायता फंड 2015 से 20 की अवधि में झारखंड राज्य को डैश फंड आवंटित किया गया था? तो याद रखिए 2010 करोड़। ठीक है। झारखंड आपदा सहायता फंड 2015-20 की अवधि में झारखंड को कितना फंड आवंटित किया गया था? तो 2010 करोड़ का फंड आवंटित किया गया था। व्याख्या देख सकते हैं। झारखंड आपदा सहायता फंड 2015 से 20 की अवधि में झारखंड राज्य को 2010 करोड़ का फंड जो है आवंटित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकरण ने 55,000 परिवारों को खानों में लगी आग के चपेट से बचाने के लिए डैश असुरक्षित केंद्रों की चिन्हित किया? तो याद रखना है 595। ठीक है। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण ने 55,000 परिवारों को खानों में लगी आग के चपेट से बचाने के लिए कितने असुरक्षित केंद्रों को चिन्हित किया? 595। झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकरण ने 55,000 परिवारों को खान में लगी आग के चपेट से बचाव के लिए कितना असुरक्षित केंद्रों को चिन्हित किया? तो 595। व्याख्या देखिए। जो JRDA है इसने 55,000 परिवारों को खानों में लगी आग के चपेट से बचाव के लिए 595 असुरक्षित केंद्र को चिन्हित किया। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? स्थिरता और
कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की दशा में बदलाव के लिए झारखंड राज्य ने जुलाई में एक विजन दस्तावेज तैयार किया, जिसका उद्देश्य डैश वर्ष तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करना है। तो याद रखिए 2070, ठीक है, कब तक? 2070। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। स्थिरता और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की दशा में बदलाव के लिए झारखंड राज्य ने जुलाई में एक विजन दस्तावेज तैयार किया, जिसका उद्देश्य 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करना है। नेट शून्य लक्ष्य सदी के दूसरे भाग में वैश्विक तापमान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत एक लक्ष्य है। इसका मतलब है कि वायुमंडल में जो उत्सर्जन जोड़ा जाता है उसे कम करना और जो उत्सर्जन हटाया जाता है उसे बढ़ाना। अर्थात नेट शून्य का मतलब है कि जो भी कार्बन उत्सर्जन होता है उसे वायुमंडल में उतनी ही मात्रा में निकालकर संतुलित किया जाता है। पेरिस समझौते के मुताबिक 2050 तक नेट शून्य तक पहुंचना है। तो पूछेगा, पेरिस समझौता के तहत नेट शून्य तक पहुंचने का लक्ष्य 2050 है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ओके, तो चलिए चैप्टर हमारा समाप्त होता है।